दोस्तों जिनके पास ऑलरेडी यूएस वीज़ा है, B1 B2 वीज़ा है, वो रिन्यूअल के लिए मुझे बहुत सारा सवाल पूछते रहते हैं और आपके मन में बहुत सारा सवाल होगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं दो क्वेश्चंस का आंसर दूंगा मैं। एक तो जिसके पास ऑलरेडी यूएस वीज़ा है 10 साल का मल्टीपल एंट्री और वो रिन्यू करना चाहते हैं ड्रॉप बॉक्स के जरिए, तो क्या क्या करना चाहिए, मतलब क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 सवाल दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन ये होगा कि मतलब B1 B2 वीज़ा अभी हाल ही में किसी को मिला है पर शॉर्ट टाइम के लिए मिला है, 1 साल के लिए, तो ऑब्वियसली उनको रिन्यू करना चाहिए और करना चाहते हैं तो क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि 1 साल के लिए मिला और आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई किए, गारंटी नहीं कि आपका वीज़ा अप्रूव होगा या नहीं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने के पहले मेरा नाम है बालकृष्णा और यूएस वीज़ा के रिलेटेड और यूएस एम्बेसी के ओपनिंग स्टेटस के रिलेटेड मैं इस चैनल पे वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। अगर आप यूएस वीज़ा के रिलेटेड इंटरेस्ट है और यूएस एम्बेसी का अपडेट जानना चाहते हैं टाइम टू टाइम, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। Tired of watching many YouTube videos on visa tips but still not satisfied? I will help you with my experience and knowledge. Subscribe my channel for regular videos. ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि मैं आज 2 क्वेश्चंस का आंसर करूंगा रिन्यूअल के बारे में और ड्रॉप बॉक्स फैसिलिटी के बारे में दोस्तों, यानी कि 2 केस को मैं डिस्कस करूंगा। मैं पहले सोचा कि 2 वीडियो बनाऊं, लेकिन मेरे को ये लगा कि एक ही वीडियो में कंप्लीट करना चाहिए। तो फर्स्ट केस लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ईमेल मुझे आया है डॉक्टर परितोष बल्लाल जी से। वो कहते हैं कि obtained a B1 tourist visa in 2011, validity was only for 6 months only और never visited US। दोस्तों डॉक्टर साहब को B1 वीज़ा यानी कि B1 B2 टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किए थे उन्होंने 2011 में, आज से तकरीबन 12 साल के पहले, और उनको वीज़ा भी मिल गया था। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि मल्टीपल एंट्री मिलता है 10 साल के लिए बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको ओनली फॉर 6 मंथ 6 महीने के लिए मिला है। और दूसरी बात है कि दोस्तों ये यूएस नहीं गए, इन्हीं रीज़न कुछ भी हो सकता है, ही डिड नॉट विजिटेड यूएस। और दोस्तों ये कहते हैं करंटली नीड टू विजिट यूएस ऑन अ टूरिस्ट वीज़ा टू आंसर एन एग्जाम दैट इज मैंडेटरी इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस इन यूएसए एज ए डॉक्टर। वो कहते हैं कि अभी उनको यूएस जाना है क्योंकि कुछ एग्जाम है, वो ज़रूरी है क्योंकि डॉक्टर प्रैक्टिस करने के लिए यूएस में ये एग्जाम ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट ये बोले कि आई कैन सब्सटेंशिएट द रीजन फॉर द विजिट बाई सबमिटिंग द रिसिप्ट ऑफ द एग्जाम फी एंड आल्सो प्रूफ ऑफ एग्जाम डेट। वो ये भी कहना चाहते हैं कि मतलब वो जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो क्यों यूएस से जाना चाहते हैं, उनके पास एग्जाम रिसिप्ट भी है और एग्जामिनेशन का जो भी वहाँ पे एग्जामिनेशन होगा उसका प्रूफ भी है आर्टिफैक्ट से। फोर्थ पॉइंट दोस्तों, प्लीज एलाबोरेट ऑन हाउ टू गो अबाउट अप्लाइंग फॉर दिस वीज़ा। कहते हैं कि मुझे बताइए कि इस वीज़ा अप्लाई करने के लिए क्या तरीका अपनाएं। शुड आई अप्लाई फॉर एन इमरजेंसी वीज़ा अपॉइंटमेंट और इफ आई एम अप्लाइंग थ्रू द नॉर्मल प्रोसेस आई विल एंड अप इन गेटिंग एन अपॉइंटमेंट विच इज़ अ लेटर डेट आफ्टर माई एग्जाम। वो कहते हैं कि क्या करें, कैसे अप्लाई करें, क्या इमरजेंसी कैटेगरी में अप्लाई करें या फिर नॉर्मल कैटेगरी में अप्लाई करें। नॉर्मल कैटेगरी में अगर ये अप्लाई करते हैं तो हो सकता है कि उनको बहुत लेट डेट मिले, जैसे सबको मिल रहा है अभी। हो सकता है कि एग्जामिनेशन का बाद का भी डेट मिले जो सही नहीं होगा। इनको एग्जामिनेशन के पहले उससे पहुँच कर उनको एग्ज़ाम यानी कि एग्ज़ाम लिखने के लिए चाहिए, ज़रूरी ऑब्वियसली उनको एग्ज़ाम के पहले ही उससे पहुँचना होगा। दोस्तों अब मेरा असेसमेंट इसमें है कि सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट नोटेड इज उनको यूएस वीज़ा मिला था, किस बेसिस पे मिला, ये अप्लाई किया था उन्होंने पता नहीं, मुझे लगता है कि वो टूरिज्म के लिए अप्लाई किया होगा और वो विजिट नहीं किए वहाँ पे। तो जब ये इंटरव्यू के लिए जाएंगे वो पूछेंगे कि डिड यू अप्लाई वीज़ा अर्लियर, ये बोलेंगे हाँ, इनको बोलना पड़ेगा हाँ, और डिड यू विजिट, नो बोलेंगे। और हो सकता है ये भी पूछ सकते हैं कि वाई यू डिड नॉट विजिट, क्यों यूएस में नहीं गए, भले आपने वीज़ा अप्लाई किया था। तो यहाँ पे जस्टिफाई करने के लिए एक अच्छा खासा रीज़न रेडी रखना पड़ेगा, कुछ भी रीज़न हो सकता है। उसके बाद दोस्तों अभी ये क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं, मैं मुद्दे पे आता हूँ कि अभी इनको क्या करना चाहिए। कहिए कि क्या मैं इमरजेंसी डायरेक्टली अप्लाई करूँ या नॉर्मल। देखिए डायरेक्टली इमरजेंसी अप्लाई करना कोई चारा ये मतलब प्रोसेस नहीं है। अगर किसी को इमरजेंसी भी चाहिए तो पहले नॉर्मल वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। नॉर्मल वीज़ा अप्लाई करें और उनको डेट मिल सकता है। डॉक्टर साहब आपके लिए मैं बोल रहा हूँ डायरेक्टली, डॉक्टर परितोष बल्लाल, यू नीड टू अप्लाई द वीज़ा इन अ नॉर्मल प्रोसेस। नॉर्मल अप्लाई करना पड़ेगा आपको और हो सकता है कि डेट आपको 2 महीना 6 महीना 1 साल के बाद का भी मिले। अगर आप लकी है तो 1-2 महीने के पहले ही मिल जाएगा, आपके एग्जामिनेशन के पहले ही मिल जाएगा। नहीं तो आप अप्लाई कीजिए, जो भी डेट मिले वो ले लीजिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जैसे ही अप्लाई करेंगे जो डेट मिल जाएगा आपको एक्सपेडाइट करना पड़ेगा आपका वीज़ा, राइट।
एक्सपेडाइट कैसे कहते हैं, इमरजेंसी कैटेगरी में कैसे अप्लाई करते हैं, आपको पता ही होगा। अगर आपको पता नहीं है तो मेरे चैनल पे एक ऑलरेडी वीडियो है, हाउ टू एक्सपेडाइट एंड अप्लाई फॉर द इमरजेंसी वीज़ा, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। जब आप अप्लाई करेंगे इमरजेंसी वीज़ा, एक्सपेडाइट करने के लिए रिक्वेस्ट भेजेंगे एम्बेसी को थ्रू द वेबसाइट, आपको क्लियरली लिखना पड़ेगा कि क्यों आप इमरजेंसी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं। क्लियरली लिखना पड़ेगा कि मैं आई एम ए डॉक्टर और यूएस में डॉक्टर प्रैक्टिस करना चाहता हूं और ये एग्जाम लिख रहा हूं मैं, ये एग्जाम मैंडेटरी है, कंपलसरी है फॉर दैट टू स्टार्ट द प्रैक्टिस। और आप वो फीस रिसिप्ट जो भी कॉलेज का जो एग्जामिनेशन का जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसमें अटैच कीजिए और रिक्वेस्ट कीजिए कि प्लीज अलो मी to enter the US before the examination. So I don't want to miss this opportunity, which is very very important for my career as well as the society. और मुझे पता है कि 99% आपका चांस अप्रूव हो सकता है, क्योंकि ये डॉक्टर का प्रोफेशन है, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सोसाइटी के लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी ये करियर का सवाल है। तो मुझे लगता है कि अप्रूव होना चाहिए, तो प्लीज़ ट्राई कीजिए। सो मैं हिंदी में बोल दिया हूँ, इंग्लिश में 2 लाइन में बोल दूंगा। First of all, please apply normal category, and once you get the date, whatever date, after 6 months or 2 months or whatever date, if you're lucky, you will get immediately. If not, after getting the date, standby date, please apply for the expedite visa and attach all your documentation and request them to provide the earliest date and give the exam date also, like when is the exam date. So they will try to give a little earlier. I'm sure that they will try to approve your visa because it is about your career and it's a doctor profession, very very noble profession, you know that, and this will also help the society. So I hope you got my answer, and if not, just ping me or email me. I will try to reply this email as well after this video. तो दोस्तों चलिए दूसरा केस लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन है फ्रॉम अगेन डॉक्टर विदित का ये क्वेश्चन है। वो बोलते हैं कि रिसेंटली उन्होंने B1 B2 अप्लाई किया था, B1 B2 वीज़ा अप्लाई किया था और उनको मिल भी गया B1 B2, ठीक है। लेकिन दोस्तों जैसे मैंने फर्स्ट केस में डिस्कस किया था, इनको भी 1 साल वैलिडिटी है। जो यूएस वीज़ा मिला इनको 1 साल के लिए वैलिडिटी ही मिला, और लेकिन एक पॉइंट नोट करने की, 1 साल में मल्टीपल एंट्री है। सो हीज वीज़ा इज ओनली फॉर 1 ईयर। एग्जाम्पल, जब मैंने अप्लाई किया था मेरे को 10 ईयर्स का मल्टीपल एंट्री मिला, 10 ईयर्स तक वैलिडिटी है, राइट। इनको 1 साल का मिला। और ये डॉक्टर साहब कहते हैं कि मतलब ये अप्लाई किया है इन्होंने इंटर्नशिप के लिए, डॉक्टर इंटर्नशिप के लिए कुछ एग्जाम लिखना है वहाँ पे, यानी कि उन्होंने लिखा कि क्लिनिकल रोटेशन, ओके, तो यूएस में करना है वो, तो वो है, और वो हो सकता है कि 3 to 4 months, 3 या 4 महीने का होगा। और ये कहते हैं कि अब 1 साल हो रहा है तो मेरे को फिर भी अगले साल तक भी जाना पड़ेगा ये कंटिन्यू करने के लिए। क्या मैं ड्रॉप बॉक्स फैसिलिटी अप्लाई कर सकता हूँ वो एक्सपायर होने के पहले, और कर सकता हूं तो क्या क्या प्रिकॉशंस मुझे लेनी चाहिए? क्या मैं सेम रीजन दे सकता हूं कि अगेन क्लिनिकल रोटेशन और ये इंटर्नशिप के लिए जाना है मुझे बोल के ड्रॉप बॉक्स फैसिलिटी क्या अप्लाई कर सकते हैं? ड्रॉप बॉक्स फैसिलिटी के जरिए क्या रिन्यू कर सकते हैं? यही इनका सवाल है दोस्तों। यहाँ पे छोटा सा एक टेक्निकल पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको भी पता चले मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, ये कहते हैं कि इंटर्नशिप इन यूएसए ट्रैवल डेट मोस्टली फ्रॉम 25 दिसंबर 2022 टू 30 अप्रैल 2023, यानी कि 4 महीना, 4 months इंटर्नशिप होगा। और ट्रैवल डेट्स फॉर यूएसए मेडिकल लाइसेंस एग्जामिनेशन के लिए 15 जून टू 28 जून, 5 days, यानी कि 5 दिन का होगा, राइट। लेकिन ये वीजा वैलिडिटी है 23 अक्टूबर 2022 टू 22 अक्टूबर 2023। तो मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, और डॉक्टर साहब पता नहीं क्यों ये फिर रिन्यू कराना चाहते हैं। इनका काम तो यहीं पे हो जाएगा। हो सकता है कि इनका और भी कुछ एडिशनल एग्जाम हो या एडिशनल इंटर्नशिप हो, आई एम श्योर दैट ही विल बी हैविंग। अदरवाइज ये कहना चाहते हैं कि जुलाई अगस्त में, नेक्स्ट ईयर जुलाई अगस्त में ये फिर रिन्यूअल के लिए ड्रॉप बॉक्स के जरिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब मेरा क्वेश्चन और ओपिनियन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये B1 B2 वीजा शॉर्ट टर्म के लिए है, नथिंग बट शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के लिए, ओनली फॉर ट्रेनिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग और शॉर्ट टर्म विजिट के लिए, या फिर बिजनेस मीटिंग के लिए, या फिर ट्रैवल के लिए हो सकता है, टूरिज्म के लिए। जहाँ तक आप बोले कि एग्जामिनेशन के लिए 5 दिन है, लाइसेंस के लिए नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन हम इंटर्नशिप कहेंगे, देखिए आप क्लियरली बताना पड़ेगा व्हाट काइंड ऑफ इंटर्नशिप। ये सवाल पूछ सकते हैं ड्रॉप बॉक्स में हो या कहीं भी हो, अगर फिजिकली भी बुलाए आपको इंटरव्यू के लिए, व्हाट काइंड ऑफ इंटर्नशिप। क्या वो इंटर्नशिप में फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे आप, या फिर आपको इंटर्नशिप थोड़ा सा स्टाइफंड या कुछ पैसा मिलेगा? देखिए दोस्तों, अगर आपको कुछ पैसा मिल रहा है या स्टाइफंड ये इंटर्नशिप में, आप नहीं कर सकते, दिस इज नॉट अलाउड। या फिर इंटर्नशिप फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आएगा कि हाउ विल यू मैनेज, इट्स लाइक ए स्टडी।
और कमिंग टू 3-4 मंथ दोस्तों, ये 3-4 मंथ इंटर्नशिप इज नॉट अलाउड इन B1 B2 वीज़ा। शॉर्ट टर्म जा सकते हैं, यानी कि 2 वीक्स 3 वीक्स 4 वीक्स, मैक्स मैं करूँगा कि 60 डेज का जिसका भी हुआ है वीज़ा, जो भी B1 B2 में 60 डेज रहे हैं यूएसए में, जब भी वो रिन्यू किए हैं उनका सबका रिजेक्ट हुआ है, मेरे सामने रिजेक्ट हुआ है। तो इसीलिए मेरा कहना है कि अगर आप इंटर्नशिप के लिए जाना चाहते हो, जाइए 45 डेज 30 डेज टू 45 डेज वहाँ पे रहिए, उसके बाद फिर इंडिया आइए, इंडिया में 1 महीना और बिताइए, चाहे तो वहाँ पे ऑफलाइन करने की कोशिश कीजिए, यानी कि वेबएक्स क्या बोल रहा हूँ मैं, वेब के थ्रू या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। हाँ, उसके बाद 1 महीने के बाद फिर जाइए वापस यूएस, नो प्रॉब्लम अट ऑल। यानी कि 45 डेज यूएस में रहिए, 1 मंथ इंडिया में, 45 डेज यूएस में, 1 मंथ इंडिया में। उसमें आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि आप कंटिन्यूसली यूएस में नहीं है, यू आर नॉट वायलेटिंग दी B1 B2 वीज़ा पॉलिसी। लेकिन दोस्तों, अगर आप कहना चाहते हैं कि नहीं मेरे को कंटिन्यूसली 3-4 मंथ वहाँ पे रहना है या 6 महीने वहाँ पे रहना है, 6 महीना इस मैक्सिमम, आपको दूसरा वीज़ा कैटेगरी अप्लाई करना पड़ेगा। एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं कौन सा कैटेगरी, लेकिन मेडिकल के लिए, जैसे कि स्टूडेंट्स जाते हैं पढ़ाई के लिए वो F1 वीज़ा अप्लाई करते हैं, या फिर कोई जॉब के लिए जाते हैं तो H1B वीज़ा अप्लाई करते हैं, या फिर शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप के लिए जाते हैं तो और भी कोई कैटेगरी है दोस्तों, मैं आपको बाद में बताऊंगा, या फिर और भी वीडियो बनाया हूँ, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो मेरा यही है कि मतलब आप पूछ रहे कि क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। आप 3-4 महीना कंटिन्यूसली यूएस में रहेंगे, आपका वीज़ा रिजेक्ट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, अप्रूव होने का चांसेस बहुत कम है। मेरा वही मानना है कि आप उतना कंटिन्यूसली 3-4 मंथ रहिए मत, या फिर दूसरा वीज़ा अप्लाई कीजिए जो 3-4 मंथ रहने का यानी कि परमिशन दे सकता है। नहीं तो आपका ये वीज़ा 1 साल के बाद यानी कि फ्यूचर में आपको नहीं मिलेगा। मैं ओपनली देखिए, आपको लगेगा कि मैं नेगेटिवली बोल रहा हूँ, मेरे चैनल में मैं सच्ची बताता हूँ, आपको अच्छा लगे या नहीं। या तो आप इसमें इस वीज़ा जो आपको मिला है इंटर्नशिप 1 महीने से या 45 डेज से ज़्यादा यूएस में रहना मत, रह के वापस आइए इंडिया में, फिर जाइए 1 महीने के बाद, देयर इज नो इश्यू। आपको रिन्यूअल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर वो फिजिकली बुला भी ले इंटरव्यू को, आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, वही मेरा कहना है। अब आप देखिए क्या डिसाइड करेंगे। नहीं तो आप 3-4 महीना रह के आएंगे, अब ड्रॉप बॉक्स फैसिलिटी आप अप्लाई करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि आपको ड्रॉप बॉक्स फैसिलिटी या वीज़ा रिन्यूअल अप्रूव होगा। आपको फिजिकली बुलाया जा सकता है, अगर फिजिकली बुलाया जा सकता है तो पूछेंगे कि 3-4 महीना आप क्या कर रहे थे इंटर्नशिप। अब इंटर्नशिप बोलेंगे आप लोग, वो दिक करेंगे बहुत ज़्यादा, किस चीज़ का इंटर्नशिप, आप इंटर्नशिप में क्या करते थे, आप सिर्फ पढ़ाई के लिए क्लासरूम में बैठते थे या फिर कुछ फिजिकली काम करते थे, ट्रेनिंग ले रहे थे, वो पकड़ के निकालने की कोशिश करेंगे आपसे कि आप क्या काम करते थे या नहीं, आपको पैसा मिल रहा था नहीं, तो थोड़ा टफ हो जाएगा। तो मेरा समराइज करने के लिए 1 लाइन में बोलूँगा कि प्लीज़ डोंट स्टे फॉर 3-4 मंथ्स कंटिन्यूसली, please stay for 45 days, come back to India and then go back within 1 year. There is no issue. Then you try to renew your visa, and I'm sure that you will get your visa renewed. Still, if you have any questions, let me know. I will try to answer in via chat or through the email. Okay? तो दोस्तों ये था आज के लिए। तो आपको सोचता हूँ कि थोड़ा हेल्प हुआ होगा, आपका भी केसेस होगा। दोस्तों जाते जाते ये भी बता दूँ कि आपको, जैसे कि मैं वीज़ा का रिन्यूअल का बात कर रहा हूँ और ये रिसेंटली किसी को मिला, इसका मतलब ये है कि स्लॉट्स भी मिल रहे हैं। ओनली थिंग इज आपको थोड़ा पेशेंसली वेट करके सर्च करना पड़ेगा, ट्राई करते रहना पड़ेगा, मिलेगा। और मिलने के बाद जिसका भी कोई इमरजेंसी हो तो एक्सपेडिट कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब का है, मुझे लगता है कि ये जेन्युइन केस है, एक्सपेडिट करने से इनको मिल भी सकता है, इसलिए उनको कहा कि एक्सपेडिट कीजिए। तो आप भी ट्राई कीजिए, मिल सकता है। अदरवाइज सिचुएशन नॉर्मल हो रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पहले जैसे मिलता था धड़ाधड़ लाखों में डेली, इतने वॉल्यूम में नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है लेकिन मिल रहा है। और आपका ये भी एक शिकायत था कि कुछ दिनों से मैं वीडियो लेके नहीं आ रहा हूँ, थोड़ा बिजी था मेरा और कमिटमेंट भी था थोड़ा। मैं कोशिश करूँगा कि एटलीस्ट रेगुलर रहूँ, वीकली 1-2 वीडियो लेके आऊँगा, तो सॉरी फॉर दैट। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही था। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और जो भी B1 B2 वीज़ा रिन्यूअल या फिर क्या बोलते हैं ड्रॉप बॉक्स फैसिलिटी के जरिए रिन्यूअल होती है, टेक्निकल क्वेश्चन जैसे इस वीडियो में आया था, वो ऐसे क्वेश्चन हो तो उनसे शेयर कीजिए। और पहली बार इस चैनल पर आया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि US B1 B2 वीज़ा के बारे में मैं ऐसे वीडियो बनाते रहता हूँ और US एम्बेसी का अपडेट टाइम टू टाइम में शेयर करते रहता हूँ। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।